अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर। आज के हमारे एक्सक्लूसिव गेस्ट हैं सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया इजाज़ुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इजाज़ुल हक साहब, पहले तो सबसे पहले बात कर लें कि अभी रिसेंटली क्योंकि हुकूमत ने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया है और जितना भी ये बोझ है आईएमएफ के टैक्सेस, आईएमएफ की कंडीशंस का, वो अवाम के ऊपर आ रहा है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं, जो आपने बात की है कि ये बोझ तो अवाम पे आएगा। लेकिन इस मसले का हल ये नहीं है जो हम जिसकी कोशिश कर रहे हैं। हम इतने नीचे आ चुके हैं माइशी तौर पर कि देखें, हमारे रिजर्व्स इस वक्त कल की सूरत हाल ये थी कि 2.5 बिलियन पर आ गए थे। हम्म। यानी कि आप अपने चंद दिनों के जो है ना इंपोर्ट्स नहीं कर सकते। हम्म। आपका पेट्रोल पेट्रोल नहीं आप ला सकते, आप रॉ मटेरियल नहीं ला सकते, आपका जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपकी रुकावट बन जाएगी। तो अब देख ये रहे हैं कि क्या इस $1 बिलियन से जो आईएमएफ से हम लेकर आएंगे, उसके बाद हमें सऊदी अरेबिया कितना देगा, चाइना कितना देगा, हमें वर्ल्ड बैंक कितना देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक कितना देगा, इस्लामिक इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक हमें कितना देगा। तो उस पे निसार करते हुए हम तमाम वो कंडीशंस मान रहे हैं जो कि आईएमएफ ने हम पे लगाई हैं। हम्म। और उन कंडीशंस में मानने का मतलब ये है कि आप अपनी जो एक किस्म का मईशत का पहिया जाम हो हम्म। जाएगा और आवाम पे इतना बोझ आ जाएगा कि 3 वक्त का खाना उनके लिए जो है वो मुश्किल हो हम्म। जाएगा। और अभी भी बड़ी मुश्किल है। आपको पता है कि बिजली गैस का जो बुरहान है हम्म। और जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, जो जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है। देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसमें जो आपकी मईशत है, आपकी इकोनॉमी जो है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके डिफेंस और सिक्योरिटी से। हम्म। अगर हमारे सिक्योरिटी के मामलात इस वक्त खराबी की तरफ जा रहे हैं, जिसके लिए कि हुकूमत ने कोशिश की कि एपीसी बुलाएं, हम्म। लेकिन बदनीति के साथ कोशिश की। अगर नेक नीति के जी। साथ करते तो जी। शायद मामलात हल हो जाने थे। जी, वो तो इस वक्त तो पेंडिंग हो गई है, लेकिन इजाजुल हक साहब, अगर इसके ऊपर मैं आप ये हुकूमत ये कह रही है, आज हमने देखा है कि खुर्रम दस्तगीर ने भी कहा, इससे पहले इसहाक डार भी कहते हैं, वजीर आजम भी कह चुके हैं कि ये जितना कुछ भी है वो पिछली गवर्नमेंट का है। और खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि ये जो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हुआ है, हम तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने उनके साथ तय किया था। हमने कोई न्यू टैक्सेस नहीं लगाए, न्यू मुआहदा नहीं किया, ये पुराना ही है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो आप ऐसे ही है जैसे कि आप अपने गंद को अपने कालीन के नीचे उसको शवल शव कर दें और आप कहें जनाब कि ये सारा ब्लेम गेम है। मतलब इस मुल्क में कोई सिंसेरिटी बाकी नहीं रह गई। हम्म। यानी आप कहें जनाब कि हम 9 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, हम मामलात को नहीं ठीक कर सके। हम्म। कुछ मुश्किलात थी, कुछ मामलात थे। और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ इनको कि देखें, जब तक कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी नजर नहीं आएगी, आप मामलात को नहीं ठीक कर सकते। हम्म। जब आपको मालूम है कि ये हुकूमत एक इनडायरेक्ट तरीके से आई है, यानी कि इलेक्शन से नहीं आई, चले कह ले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आई है। मैं रिजीम चेंज की बात भी नहीं करता यहाँ पे। हम्म। अगर ये चले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके भी लेकर आए हैं, तो एक बहुत बड़ी जमात जो पार्लियामेंट का हिस्सा थी, वो इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है। हम्म। जिसने कोशिश की पार्लियामेंट में आने की, तो आपने उनको आने नहीं दिया। हाई नहीं, वो कोर्ट तो ने जब उनके हक में बयान दे दिया, आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जब आप चाहती नहीं कि कंसेंसस इवॉल्व हो, तो फिर किस तरह से मामलात को आप ठीक करेंगे? नहीं, लेकिन ये तो इजाजुल बड़ा हक साहब, आसान है ना। जी इजाजुल हक साहब, जिस बात कर रहे हैं कि आपने उसको पार्लियामेंट से आउट कर दिया, ये शायद आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट से आउट तो वो खुद हुए, रेजिग्नेशन तो उन्होंने खुद दिए, और वो बल्कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट बहुत देर से किए हैं स्पीकर ने। लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा कि हम वापस आने के लिए तैयार हैं, हम बैठेंगे, तो उसी दिन इस्तीफे जो एक्सेप्ट हो गए। चले, मैं कहता हूं कि उनकी गलती थी, उनको पार्लियामेंट से नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन इस वक्त इस माहौल को, इस मईशत को, मुल्क की सिक्योरिटी को, मुल्क के दिफा को
ठीक करने के लिए आपको कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी की जरूरत है। जी ठीक मैं है। ये बार बार कह चुका हूं, मैं एक मरतबा फिर गुजारिश करता हूं और मुदमाना गुजारिश करता हूं तमाम सियासी जमातों से और हुकूमत से, जो कि हम्म। खुद ही एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है एपीसी है, ये हम्म। हुकूमत मैं कहता हूँ ये एपीसी है। हम्म। ये काबीना की मीटिंग करते हैं एपीसी हो जाती है, ये आपस में बैठते हैं एपीसी हो जाती है। एक इमरान खान को ही बाहर किया हुआ है ना, और तो बाकी सब अंदर बैठे हुए हैं। हम्म। तो मैंने इनसे एक ही गुजारिश की थी कि देखें, अगर इलेक्शंस ड्यू है हम्म। अक्टूबर नवंबर के अंदर, हम्म। आप उसको एक डेढ़ महीना पीछे कर दें। हम्म। आप कहिए इलेक्शन जो है वो हम अगस्त में सितंबर में करवा देंगे, एक महीना पीछे कर देते, सब एक टेबल पे बैठ जाते, आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते, बाहर भी एक अच्छा पैगाम जाता जी कि अब ये मुल्क जो है स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी की तरफ जा रहा है। हम्म। लेकिन हम तो हमारा बयानिया क्या है, आपके प्रोग्राम के मुताबिक हम्म। हमारा बयानिया है कि इलेक्शंस नहीं होंगे। हम्म। हमारा बयानिया ये है कि जी इलेक्शन कमीशन मुतम्मल नहीं हो सकता इलेक्शन कराने के। हम्म। हमारा बयानिया ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम्म। फिर हम अपने जो है वो जजेस नहीं प्रोवाइड कर सकते, हम टीचर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ये तो देखें ना, ये तो आप अपने मुल्क को मजीद खराबी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं बजाय बेहतरी की तरफ जाने की। लेकिन इजाजुल हक साहब, दूसरी साइड से भी तो कोई वार्म वेलकम नहीं है किसी भी जेस्चर को लेकर। वजीर आजम ने भी कहा कि आइए बैठिए बात करिए, लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं बैठे, बातचीत नहीं की और वो किसी सूरत भी बैठने को तैयार नहीं है। दो सूबों में असम्बलियाँ तहलील कर दी। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मुतहम्मिल नहीं हो सकता, या हमारे पास इस वक्त मुआशी सूरत हाल ये है कि आप खुद कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास जो रिजर्व्स हैं 2.7 2.5 के पास रह गए हैं, और इलेक्शन दो सूबों में करवाने के लिए हमें कितने पैसे कितने चाहिए वो भी आपके सामने है। तो ये सूरत हाल दूसरी पार्टी को भी तो देखना चाहिए कि ये मुल्क उनका भी तो है, हम सबका है। देखिए, इससे बदतर हालात में इलेक्शंस होते रहे हैं। मैं इकोनॉमी की तरफ से कह रहा हूँ। हम्म। पूरे हमारे 90s के अंदर तो 2.5 बिलियन भी हमारे रिजर्व्स नहीं रहे, हम्म। मुतद्दद मरतबा। हम्म। 98 में जब धमाका हुआ था तो हम रेड लाइन से नीचे चले गए थे, हम्म। लेकिन फिर भी मामला जो है वो चलते रहे। आप मुल्क को तो नहीं रोक सकते ना कि जी माँ बाप, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि अगर इस पोलराइज सोसाइटी के अंदर, इस पोलराइज पॉलिटिकल माहौल के अंदर अगर आप इलेक्शन भी करवाएंगे अब, तो मुझे लगता है कि वो भी नहीं कबूल होने किसी को, हम्म। क्योंकि ये आपस में अगर झगड़ा ही करना है तो फिर झगड़ा ही रहेगा। हम्म। तो मैं ये कहता हूं कि सबको, आप, मैं किस लिए कह रहा था कि इलेक्शंस की 30 दिन पीछे कर दें और हम्म। एक डेट का ऐलान कर दें, ताकि सब बैठ जाएं और सब बैठकर कोई एक जमात, या ये 13 जमातें, इनको मैं एक जमात समझता हूं, हम्म। बैठकर इस दलदल से हमें नहीं निकाल सकते। हम्म। इसमें सबको इकट्ठे बैठना है, उसके लिए एक बहाना चाहिए आपको जी इकट्ठे ठीक। बिठाने के लिए। जी ठीक आप है। अगर ये ऐलान करेंगे कि हाँ। हम एपीसी बुला रहे हैं और मैं उस शख्स को भी दावत दे रहा हूं जो मुझसे हाथ नहीं मिलाना चाहता, तो फिर कैसे वो आएगा हम्म। आपसे हाथ मिलाने के लिए? हम्म। ठीक है ना, ये तो तरीकाकार सही होना चाहिए, एक अच्छा जेस्चर होना चाहिए गुडविल का। हुकूमत को दिल अपना बड़ा बड़ा करना रखना चाहिए चाहिए, नो डाउट इन इसमें। मामलात। लेकिन इजाजुल हक साहब, इसके अलावा जो सियासी सूरत हाल है या एज अपोजिशन पीटीआई के साथ जो उनका रवैया है या जो डीलिंग है, इसके अलावा इलेक्शन नहीं हो रहे या होंगे, इसके अलावा आप हुकूमत की इस परफॉर्मेंस से जितना टाइम 8-9 महीने, आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत के पास यही चारा था, इसके अलावा वो भी बेबस हैं, कर क्या सकते थे? तो ये ठीक है, हुकूमत काम जो अपना कर रही है वो जैसा भी है वो ठीक कर रही है। 85 पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ी कैबिनेट, हम्म। 85 लोगों की। हम्म। यानी एक तरफ मुल्क में दहशत गर्दी है, हम्म। एक तरफ एपीसी बुलाई जा रही है, हम्म। एक तरफ आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम्म। और दूसरी तरफ आप 5 स्पेशल असिस्टेंट और 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना रहे हैं। हम्म। तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया को? इसमें यानी ज्यादातर आपका तो अब इसका वो ज्यादातर वो मशीरों ने ये भी दरखास्त दे दी है ना कि वो एजाजी काम करेंगे, वो कोई तनहा कोई मरात नहीं लेंगे। तो ये तो चलें, कुछ ना कुछ तो रिलीफ है। प्रो बोनो, इसको कहते हैं प्रो बोनो। हम्म। वकला के जी, हम्म। जो वकील है वो प्रो बोनो आपका केस लड़ेगा, हम्म। मुफ्त में लड़े। कभी ऐसा हो सकता है? आप मुझे बताएं। हम्म। गाड़ी मिलेगी, झंडा मिलेगा, हम्म। पेट्रोल मिलेगा, हम्म। प्रोटोकॉल मिलेगा, हम्म। पुलिस मिलेगी। हम्म। ये कैसे हो सकता है कि वो मुफ्त में काम करेंगे? अवाम को तो और पेट्रोल क्या मिल नहीं जरूरत रहा। है? अवाम को पेट्रोल मिल नहीं रहा इस वक्त। जखीरा अंदोजों का ये हाल है कि पैसे देकर भी लोग पेट्रोल खरीद नहीं पा रहे।
इसलिए कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, आपके मजिस्ट्रेसी का सिस्टम खत्म हो गया था इस मुल्क में। आप अपनी कीमतों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। देखिए ना, आपने किस तरह से इसको सही तरीके से चलाएंगे जब एक सूबे में दो सूबों के अंदर जो है वो पार्शल या इम्पार्शल सूबाई बुरी हुकूमतें हों और इलेक्शंस का ऐलान ना हो रहा हो, इतनी अनसर्टेनिटी हो, तो इस अनसर्टेनिटी के अंदर पे लोगों ने यही करना है ना। और फिर आपने तीन माह तक इसहाक डार साहब से, जो मेरे भाइयों से ज्यादा अजीज है मुझे, मेरा ख्याल है मेरी भी इतनी इज्जत करते होंगे वो, कि भाई आपने 3 माह तक रुपए को लॉक नहीं किया, लॉक करके रखा। तो 226 पे आपने उसको इंटरबैंक रेट रखा और 255 में मार्केट के अंदर बिक रहा था। सारा 3 से 4 बिलियन डॉलर हमारी रेमिटेंसेस में कम हुए। वो पैरेलल मार्केट से आ रहे थे, मैं हुंडी का नाम नहीं लेता, वो पैरेलल मार्केट से आ रहे थे। लोग अपना पैसा पाकिस्तान से बाहर भेज रहे थे क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी थी। अगर उस वक्त ही अनलॉक कर देते इसको, जैसे अब हुआ है 275 पे, अब इंटरबैंक आ गया, फिर भी मार्केट में 285 82 85 का है। तो ये चीजें जो है वो मतलब आप आर्टिफिशियली जब कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और बयान देंगे जी कि रुपया 200 से नीचे होना चाहिए जबकि वो 255 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर मार्केट में यही होगा ना, लोग फिर अपना पैसा बाहर भिजवाएंगे, वो डॉलर खरीदने की कोशिश करेंगे, पेट्रोल जो है उसकी क्या कहते हैं होर्डिंग करेंगे, जखीरा अंदोजी करेंगे और ये मुश्किलात फिर आपको फेस करनी पड़ेगी। राइट। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, चाहे वो यही पीडीएम की यही वाला फॉर्मेशन दोबारा से आ भी जाती है, तो हालात तो सबको ऐसे ही टैकल करने हैं। आईएमएफ के पास सबको ऐसे ही जाना है, किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, चाहे वो इसहाक डार हो, चाहे वो कोई और हो, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। तो फिर इसी को लेकर थोड़ा सा अगर चला जाए ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए और हम फिर आगे चलकर कोई सियासी फैसला भी कर सकें, तो क्या ये दुरुस्त नहीं है? मौजूदा सूरत हाल में मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ कि अगर इस पोलराइज्ड पॉलिटिकल माहौल के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं तो काबिल कबूल शायद नहीं होंगे, महाजराई होगी। लेकिन इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर एक डेट का ऐलान कर दिया जाता और सब एक टेबल में बैठ जाते और आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते, तमाम स्टेक होल्डर साथ बैठकर, तो ये माहौल बेहतर हो जाना था। देखिए, मैं आपको एक 100 पाकिस्तानियों की लिस्ट जो कि नैब के पास मौजूद है और उनके पैसे भी लिखे हुए हैं, इनके बैरून मुल्क कितने पैसे हैं, अगर उनसे उनका 25% ऑफ वेल्थ उनको कहें पाकिस्तान को लोन कर दें, तो हमें किसी आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं। इतना पैसा है हमारे लोगों के पास जो कि बाहर रखा हुआ है इन्होंने। तो इसलिए मकसद ये है कि आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा आपको, लेकिन जब लोगों के अंदर हौसला होगा। देखें 98 के अंदर जब हमने धमाका किया, हम रेड लाइन से नीचे थे हमारे रिजर्व्स, लेकिन लोगों का, बिजनेसमैन का, ओवरसीज पाकिस्तानी का हौसला नहीं टूटा था, वो पुरजोश थे, वो चाह रहे थे कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें, कर्ज उतारो मुल्क संवारो जैसी भी स्कीम थी, लोगों ने जिस तरह से उसके अंदर हिस्सा डाला, हमारे बिजनेस कम्युनिटी ने जिस तरह से अपना मुल्क की खिदमत की, जिनके पैसे फ्रीज हो गए थे, फिर भी वो लगे रहे मेहनत करने के लिए। राइट। लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस नहीं, आज वो कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन हुकूमत की तरफ से या ये एक बयानिया डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जिस खदशे का इजहार फवाद चौधरी साहब ने भी किया है कि मुआशी इमरजेंसी, क्या वाकई मुआशी इमरजेंसी की ज़रूरत है और लगाना चाहती है, तो क्या वो सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है? इससे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। क्या मुल्क में मुआशी इमरजेंसी की ज़रूरत है और ये पीडीएम की हुकूमत क्या इलेक्शन से राह फ़रार के लिए ये चाहती है, सियासी फ़ायदा है या वाकई ये ज़रूरत है? इजाज़ुल हक साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि मुल्क को मुआशी इमरजेंसी की ज़रूरत है, जिसके अभी खदशे का इजहार फवाद चौधरी साहब ने भी किया है? देखिए, मुल्क को मुआशी इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है। ये किसी एक शख्स के, एक जमात का काम नहीं है इस मुल्क को इस दलदल से निकालना, सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। एक आपको काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स
बिठानी पड़ेगी, जो इकोनॉमी के और फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हों। फिर वो बैठकर देखेंगे कि इस वक्त हमने इस मुल्क को कैसे निकालना है। फाइनेंशियल इमरजेंसी तो हुकूमत को लगा देनी चाहिए, अपना अपनी गाड़ियां वापस करें, ये जो घरों के ऊपर खर्चा है बिजली का, ये अपनी जेबों से दें। जो कह रहे हैं कि प्रो बोनो काम करेंगे, नए जो आ रहे हैं माशाल्लाह, फौज जफर मौज जो है वुज़रा की और स्पेशल असिस्टेंट की, इनकी बरात खत्म कर दें। देखिए आप, यू हैव टू लीड टू सेट एन एग्जांपल। राइट, लेकिन अभी आप अभी इन्होंने एग्जांपल सेट करके आप लीड करें। एक कफायत चार्ज जो कमेटी बनाई थी उसने सिफारिशात दी हैं, उसमें दिफाई बजट को भी कहा है कि 15 जंगी दिफाई बजट को 15% कम किया जाए उसमें भी। और जब आपकी मुल्क की सिक्योरिटी चैलेंजेस मजीद बढ़ रहे हैं वहाँ पर 15% अगर आप अपना डिफेंस बजट लेस कर देते हैं तो आपका डिफेंस जो है वो आपको कमज़ोर होता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, जितनी आपकी इकोनॉमी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर डिफेंस एंड योर सिक्योरिटी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अपना डिफेंस का बजट कम करें, उसने कहा जो नॉन डिफेंस बजट है वो कम करें। और ये तजवीज़ उनको दी है, मेरा ख्याल है कि इस पे वो गौर करेंगे कि जो जो आपका दफा का बजट है उसको कम नहीं करना, लेकिन जो आपके बाकी चीज़ें हैं उनको थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो जितनी आपकी इकोनॉमी खराब होगी उतनी आपकी सिक्योरिटी कमजोर होगी, उतना आपका दिफा कमजोर होगा। तो ये बात तो हर स्टेक होल्डर को समझनी चाहिए ना। तो उनको चाहिए कि अपना अपना हिस्सा डालें इसमें, इस मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए। अच्छा यानी अच्छा। इसमें ये नहीं है कि इमरान खान को लाना है निकालना है। देखिए, ये अब हम इससे आगे जा चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान को बचाना है। अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए मेरी कुर्बानी देनी पड़े, किसी और की कुर्बानी देने पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुल्क को आगे चलना चाहिए। बहुत से लोग आएंगे, वजीर आजम भी बनेंगे, वजीर भी बनेंगे, आर्मी चीफ भी बनेंगे, चीफ जस्टिस भी बनेंगे, लेकिन इस वक्त एक कलेक्टिव विजडम की जरूरत है इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए। और अगर इजाजुल ये हक सोच साहब, प्रिवेल नहीं करेगी तो बड़े जी, अफसोस ये और दुख की। कुर्बानियां हम कब तक देकर मुल्क को चलाएंगे? ये भी तो सवाल है ना कि हम कब तक कुर्बानी लेते रहेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि हम अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो हम सीखते कुछ नहीं है। अब जहां पर बात की है कि कफायत शारी की भी, और ये हुकूमत जो है अपना अगर शाहाना तर्ज अमल ख़त्म कर दे तो फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई एग्जाम्पल कोई कायम कर दे, तब भी समझ में आए, अवाम भी जो उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है वो भी समझे कि हाँ हुकूमत ने ये इनिशिएटिव अपने तौर पर लिया है, हम भी ये बोझ बर्दाश्त कर लें। लेकिन ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये इमरान खान साहब ने भी दावे किए थे, वो भी दावे धरे के धरे रह गए। अब ये लोग भी वही अपना लाइफस्टाइल वही है, वही उनकी जितनी ब्यूरोक्रेसी से लेके सब ऐसे ही है। तो ये अवाम फिर पिस रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो हुकूमत अपने तौर पर कर सकती है ताकि अवाम भी मुतमईन नजर आए? देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि द लीडर्स हैव टू सेट द एग्जांपल। आपके शाहाना अखराजात कम नहीं होंगे। आप जाते हैं आप कहीं भी जाते हैं, आप जा रहे हैं वहाँ डोनर्स की कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जो सैलाब आया था उसके लिए, आप वहाँ सबसे महंगे जाके होटल में ठहरते हैं, फेयरमाउंट होटल में ठहरते हैं, फौज जफर मौज साथ लेकर जाते हैं अपनी। तो ये क्या आप दुनिया को बता रहे हैं? और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पैसे भी दिए और साथ ही ऑडिट का भी कह दिया कि इनका ऑडिट करें इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, ताकि देखें पैसे सही खर्च भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो अभी तक तो जो जिन्होंने कमिट किया था उसमें से एक पैसा भी पाकिस्तान नहीं पहुंचा मेरे ख्याल है अभी तक। तो लेकिन ये जब तक आप खुद नहीं दिखाएंगे, वो तो जाहिर है कि इन बड़े बड़े घरों मनसूबाबंदी से के, बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं उतरेंगे, तो जब तक ये काम ठीक नहीं होगा। वो जाहिर है कि वो जो वो दे रहे हैं आपको पैसे, वो एक स्टेप वाइज हैं, एक मनसूबाबंदी के तहत है, एक प्लानिंग है जो आपने उनको देनी है कि आपने कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, कितना खर्च आना है, वो आपने एक पूरा उनको एसओपीज के तहत वो इस्तेमाल होंगे। जैसे आपने कहा कि ऑडिट भी, तो वो भी होगा, तो वो तो जाहिर है कि एक 2 3 4 साल भी वो लग जाएंगे कि वो पाकिस्तान में आए, और वो खर्च भी होंगे या नहीं होंगे ये भी नहीं पता है, क्योंकि तब तक हमारा तरीक़ेकार भी बदल सकता है। तो इलेक्शंस का क्या समझ रहे हैं इस वक्त? आपके क्या इलेक्शंस होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे हैं? हुकूमत क्या चाह रही है? कोई आपको कुछ हुकूमत की पल्स का कोई अंदाजा हुआ है अभी तक? देखिए, ग्राउंड रियलिटी हुकूमत को मालूम है कि उनका क्या अवाम में कितनी पजीराई है उनकी। उन्होंने अभी हाल ही में टेस्टर लगाकर देखा है, बहुत बड़ी लीडर को बाहर से लेकर आए थे। हमारी तो बहनों की तरह है वो, इसलिए मैं
ये बात नहीं कहता, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो बड़े बड़े कंटेनर्स के ऊपर बड़े बड़े शहरों में जो जलसे होते थे वो अब शादी हॉलों तक महदूद हो गए और शादी हॉल भी नहीं बन रहे। हम्म। तो इस पोजीशन में तो हुकूमत को पता है कि हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते, तो हम्म। उनके दो ही ख्वाहिशात हैं, छोटी छोटी कह लें या बड़ी कह लें। वो हम्म। कहते हैं इमरान खान को नायल कर दें और पीटीआई को जो है पाबंदी लगा दें और हम्म। हम इलेक्शंस करवा देते हैं। हम्म। तो अगर इस किस्म के इलेक्शंस चाहिए तो हम जाके इमरान खान साहब को कहते हैं यार कि आप एक टर्म के लिए जरा घर में बैठ जाएं, तो इनको करवाने दें जो ये करवाना चाहते हैं, शायद मुल्क बच जाए इससे। हम्म। तो बेहतर ये है, देखिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, हर किसी से ये बात कह रहा हूँ, पर्सनैलिटीज डोंट मैटर। हम्म। मैं अगला इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम्म। कोई और लड़ेगा नहीं लड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इस वक्त मुल्क को बचाना है आपने। हम्म। ये अगर आप बहाने से इलेक्शंस आगे करवाते रहेंगे तो कोई इंटरम लाने की कोशिश करेंगे जो कि लंबी चलेगी, तो किसको फायदा होगा उसका? हम्म। किसी को फायदा नहीं होगा। हम्म। अभी कल मैं इनके एक लीडर की गुफ्तगू सुन रहा था, बड़ी अच्छी की, और बहुत से लोगों ने अब सच बोलना शुरू कर दिया। शायद हम उस उम्र में अब आ गए हैं कि झूठ बोलते हुए जरा थोड़ी सी हम्म। हिचकिचाहट होती है। हम्म। यानी मैं जब वो सुन रहा था तो उन्होंने यही कहा, अब एक के मुंह से निकल गया कि 2025 तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब 2025 में इलेक्शन होंगे तो फिर देखी जाएगी। हम्म। तो इनका एक माइंडसेट जो है वो यही है कि इसको डिले करवाएं या कोई ऐसा एक गैप ले आए बीच में जो कि लोग भूल जाएं कि हमने किस तरह से इन पे ये महंगाई और ये बोझ और किस तरह मईशत को हमने डुबोया। हम्म। राइट, लेकिन इजाजुल हक साहब ये भी बात है, हिस्सा तो सबका है इस मुल्क की खराबी का, मईशत की खराबी का, चाहे वो इमरान खान साहब हो या पीडीएम की जमातें हो, सबका हिस्सा तो सबका ही है। जाहिर है कि फेस इनको करना पड़ रहा है और ये हुकूमत में है, ये फेस करेंगे, कोई भी आने वाली गवर्नमेंट हो वो करेगी यही जो ये कर रहे हैं। तो किसी ने भी इससे ये नहीं है कि जिम्मेदारी तो कोई भी लेने को तैयार नहीं है, वो दूसरे के ऊपर ही डालेगा। जो नई हुकूमत आएगी वो भी ये जो जाएगी इसके ऊपर डाल देंगे तो खुद बड़ी जिम्मा हो जाएंगे। ये तो हमारी सूरत हाल है। तो आपको दो सूबों के जो इंतखाबात हैं, आप तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी कह दी है, तो यहाँ पर इंतखाबात तो होते हुए देख रहे हैं आप? नहीं मैं तो नहीं देख रहा इंतखाब होते हुए, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी हम्म। जिसमें थोड़ी सी भी पॉलिटिकल सेंस हो वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि आप एमपीएस का प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन करवा दें, वहां अपनी ऑपोजिशन को हुकूमत दे दें और फिर आप एमएलए का इलेक्शन बाद में करवा दें। तो नीचे आपके जब दो एमपी आपके मुखालिफ होंगे, ऊपर आपके मुखालिफ हुकूमत बैठी होगी, तो आप किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे? ये इस हुकूमत को बहुत अच्छी तरह मालूम है। तो इमरजेंसी लगा कर करना पड़े, कुछ और लगा कर करना पड़े, खुदा ना खास्ता, तो इन्होंने इलेक्शन जो है उनको डिले करवाना है जब तक कि ये 1 तारीख का ऐलान करके सब इकट्ठे बैठकर सारे मामला को रिजॉल्व करके आगे नहीं चलते। अच्छा, ये एपीसी भी जो बुलाए थे, फिर वो कुछ वजूहात भी, फिर ये टर्की का जो हुआ जल्जला आया वहाँ की वजह से ये कहा जा रहा है अभी कि ये डिले हो गई है, तो अब ये नेक्स्ट वीक के ऊपर चली गई है। तो क्या यही रीजंस आपको लगती हैं कि इसी वजह से ये एपीसी डिले हुई है या उसकी कोई और रीजंस है? देखिए एपीसी की जरूरत ही नहीं है, रोजाना ये काबीना के अंदर एपीसी करते हैं, पीडीएम का जो इजलास होता है वो भी एपीसी होती है। एक इमरान खान बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी 2 लोग अपने नॉमिनेट कर दिए थे कि भाई इन दोनों को बुला लें आप, शेख रशीद साहब को और आजम स्वाति का नाम दिया था उन्होंने, जो मैंने सुना था। फिर उन्होंने कहा नहीं मजाक में दिया। मैंने कहा उनकी जमात का वो हिस्सा है, वो किसी को भी कह सकते हैं ज्वाइन करें जाके, क्योंकि वो तो नहीं अब स्ट्रेचर पे लेट के तो नहीं आएंगे अपना एपीसी अटेंड करने के लिए, उन्होंने किसी को भेजना ही है ना वहां पे। तो जब तक उनका मतलब वो उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है जी कि गोली लगी नहीं लगी, चल सक रहे नहीं चल सक रहे हैं, तो ये चीजों से हमें अब बाहर निकलना चाहिए। एपीसी की जरूरत नहीं है। आप नेक्टा का मौजूद है, नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है, पॉलिसी आपके पास है, उसको इम्प्लीमेंट करें आप। एपीसी तो बुलाकर क्या करें? इसीलिए जाहिर है कि इसमें इमरान खान सब की भी या पीटीआई की भी शमूलियत हो जाती है, उनकी भी एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, या कहीं ना कहीं बर्फ पिघल जाती, तो ताकि कंसेंसस से कुछ ना कुछ आगे चलकर कुछ मुल्क को आगे लेकर जाया जा सकता। तो ये कंसेंसस आपको डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है कि मुल्क में अब ये पीटीआई और ये पीडीएम आप सबको बस कर देनी चाहिए, सोचना चाहिए, चाहे इमरान खान हो पीडीएम हो, सबको साथ बैठना चाहिए। अगर एपीसी बुलाई भी गई है, चाहे गैर संजीदा ही है, तो इमरान खान साहब ये क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते कि मैं जाने को तैयार हूं?
देखिए कंसेंसस इवॉल्व है इस चीज पे। हम्म सब कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम एक पेज पे हैं। हम्म हम सब एक पेज पे हैं, कंसेंसस की जरूरत नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि हम नहीं है। हम्म साथ बैठकर फोटो ऑफ करवा के तो आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ठीक है, इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई हम इसके दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम चाहते हैं कि मामलात करें। हुकूमत को चाहिए कि अपना इनिशिएटिव ले हम्म और आगे चले। हम्म और मैं फिर से ये कहता हूँ, आज तीसरी दफा मैं आपके प्रोग्राम में रिपीट कर रहा हूँ, हम्म इलेक्शंस की डेट का ऐलान करें। इमरान खान साहब भी आपके साथ बैठेंगे और दीगर लोग भी बैठेंगे। अपने आउटस्टैंडिंग इश्यूज रिजॉल्व करें और आगे मुल्क को लेकर चलें। अच्छा, इजाजुल हक अगर साहब आपकी सुई इसी पे अटकी रहेगी तो हम्म काम खराब हो जाएगा। जाहिर है, लेकिन हुकूमत पीडीएम तो ये कहती है ना कि भाई हम क्यों इमरान खान साहब के सामने घुटने टेक दें, वो इस वक्त पार्लियामेंट से आउट हो चुके हैं। सियासत में पॉपुलर हो सकते हैं लेकिन अभी तो वो किसी भी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, तो हम उनके सामने क्यों घुटने टेक दें? इसमें घुटने टेकने की बात नहीं है, इसमें मुल्क की बात है, हम्म इसमें पाकिस्तान की बात है। हम्म मुझे कहे, मैं इनके आगे जाके घुटने टेक देता हूँ, हम्म जिसके आगे आप कहें, हम्म मुल्क की खातिर। ये यानी तो कि आपका बड़ापन ये है कोई ना। घुटने टेकने वाली बात है? ए, अब मैं ए, ये कह रहा हूँ, देखें मेरी बात सुने, हम्म जब तक हम अपनी अना को सामने रखेंगे, हम्म अपनी नाक से आगे नहीं देख सकेंगे, हम्म कुछ मसला रिजॉल्व नहीं होगा। हम्म आपको अपनी अना अपने तक रखनी चाहिए, अपने से बालातर होकर उसको मुल्क के ऊपर नहीं ले जाना चाहिए, हम्म अपनी अना को। हम्म तो आप बैठे, इमरान खान साहब से भी मैं यही कहा है हम्म कि वो भी बैठेंगे। तो क्या अब तो जाहिर है कि पहले एक आपकी जेलबंदी इमरान थी खान तो साहब से मुलाकातें होती हैं, क्या उनका क्या है, क्या वो आप बैठने को तैयार हैं? क्योंकि वो तो इनको चोर करप्ट सब कुछ कहते हैं, तो इनके साथ बैठने को तैयार भी हैं या नहीं है? मुझे ये बताएं कि जो आपस में ये कहते थे पीडीएम वाले एक दूसरे के खिलाफ, हम्म जो जुबान इस्तेमाल करते थे, हम्म जब ये इकट्ठे बैठ सकते हैं तो इमरान खान को कौन से कोई किसी और मुल्क से आए हो? पाकिस्तान से है ना। तो राइट। यहाँ बैठने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन राइट। आप इसका ऐलान तो करें। जी ठीक है, यहाँ पे ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इमरान खान साहब ने जो एस्टेब्लिशमेंट और इसके अलावा साबिक आर्मी चीफ के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर भी बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नासरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। मैं इसके ऊपर बात करूं कि इस वक्त जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब इससे पहले भी लगाते रहे हैं और अब भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर रीसेंट इंटरव्यू में लगाए हैं, और ख़ासकर साबिक आर्मी चीफ के ऊपर, इसके ऊपर बात करती हूं। लेकिन इससे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से इजाज़ुल हक साहब काफ़ी खौफजदा इमरान खान साहब बजाते खुद भी और तहरीक इंसाफ भी, तो क्या इमरान खान की गिरफ्तारी के इम्कानात हैं? देखिए, हुकूमत की तो कोशिश है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। ये भी कोशिश है उनकी कि उनको नाअहल किया जाए और उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाए। उनकी ख्वाहिश भी है और वो इस पे कोशिश भी कर रहे हम्म हैं। लेकिन इससे माहौल जो है ना वो मजीद खराबी की तरफ जाएगा, मुल्क इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये मामला जो है ठीक नहीं है, इनको बेहतरी की तरफ हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत से ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसको आप हम्म मतलब एक सही समझते हुए बात नहीं करते, आप ऐसे सियासी एक बयान दे देते हैं। हम्म जिस तरह शेख रशीद साहब ने एक कोट करके इमरान खान को बयान दे दिया, और हम्म अभी कभी मरी और कभी पिंडी और कभी बलूचिस्तान और कभी कहाँ कहाँ उनको लेके जाया जा रहा है, जो कि 70 ईयर्स से हम्म ज्यादा उनकी एज है। हम्म तो ये चीजें जो है ये सियासत के अंदर खत्म होनी चाहिए। हम्म देखें, एक रिस्पेक्ट होती है, एक पॉलिटिशियन जो कि 6 मरतबा असेंबली का मेंबर रह चुका हो या हम्म उससे ज्यादा मरतबा, और इतनी मुतद्दद मरतबा वजीर रह चुका हो, तो एक रिस्पेक्ट होती है। अगर किसी ने कुछ कह दिया जी कि मैं आपको उठा के सियासत के अंदर, तो ये आम बात है कि बहरे अरब में फेंक दूंगा, मैं जेलें भर दूंगा, हम्म मैं पहिया जाम करवा दूंगा। तो इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए मामलात को। हम्म तो जेल भरो कोई आसान काम तो नहीं है हम्म कि आपको किस वजह से जेल भरेंगे। आप कोई ऐसा काम करेंगे जो कानून हम्म के खिलाफ होगा, अगर लेकिन सबसे 144 पहले दफा इमरान लगी है खान उसको को खुद तोड़ेंगे तो गिरफ्तारी फिर देनी आपको होगी कोई ना। पकड़ेगा। क्या इमरान खान साहब को अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव होता है तो इमरान खान साहब को या तो गवर्नमेंट को ही गिरफ्तार करे किसी केस में, या फिर वो खुद गिरफ्तारी दें, तो क्या इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे सकते हैं?
देनी तो नहीं चाहिए उनको। मैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि गिरफ्तारी देकर कुछ अचीव नहीं करेंगे। उनको चाहिए कि मैदान में रहें और कोशिश करें कि इलेक्शंस में जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाएं। उसके अलावा ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि माहौल जो है खराबी की तरफ जाए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि अभी तक जितने भी इनिशिएटिव पॉलिटिकली जितने भी उन्होंने अपना एक बयानिया बनाया है, वो गलत रहा है और उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहा, और खासकर कुछ अचीव नहीं किया, जैसे कि लॉन्ग मार्च से लेकर असेंबलियों से बाहर आना, ये भी, और ये असेंबलियां 2 सूबों की तहलील करना, आप इसके हक में थे या आप समझते हैं कि आप इसके खिलाफ थे? देखिए, मैं जो इनिशियली पार्लियामेंट से बाहर निकले थे उस वक्त उनको नहीं पार्लियामेंट छोड़नी चाहिए थी। नेशनल असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। प्रोविंशियल असेंबलीज का तो इसलिए उन्होंने तोड़ा कि वो समझ रहे थे कि आइन के अंदर इसके अलावा, जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट ने अभी दिया है, मतलब अपने जजमेंट में, कि 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। तो ये तो उन्होंने एक पॉलिटिकल कैलकुलेटेड गेम खेली थी। अब आगे माहौल ऐसा बना दिया जाए कि अगर आपने नहीं करवाने इलेक्शंस तो फिर कोई भी बहाना बन सकता है। लेकिन उन्होंने तो अपनी तरफ से मेरे ख्याल में सोच समझ कर हम्म। एक इनिशिएटिव लिया था। अच्छा, सही है, अच्छा, सही है। दूसरा, उन्होंने जितने जी। जितने मामलात आप कह रही हैं ना, हाँ, हाँ। देखें उनकी पॉपुलैरिटी जिस वक्त के रिजीम चेंज हुई थी, उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल लोएस्ट हम्म। एप पे थी, हम्म। यानी 29% पे थी। आज उनकी पॉपुलैरिटी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। अगर हम्म। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको अच्छा लगे ना लगे, बट दैट इज द फैक्ट। हम्म। गैलप का पोल देख लें आप, बाहर के जो पोल हुए हैं वो देख लें आप, तो आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है। जी, राइट, ये तो सही बात है कि पॉपुलैरिटी गेन ज़रूर की है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो गेन नहीं कर सके हैं अभी तक। लेकिन ये दूसरी तरफ जो इस वक्त इमरान खान इल्ज़ाम लगाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, अभी रिसेंट भी उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने और पीडीएम ने मिलकर हुकूमत गिराई है। आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखिए, मैं जो रियलिटी है उससे तो डिनाई नहीं कर सकता मैं। वो सबको पता है कि रियलिटी क्या है, मुझे उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये इमरान खान साहब से भी कहता हूँ, दीगर लोगों से भी कहता हूँ, मैंने ये नवाज शरीफ साहब से भी कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़कर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसा माहौल क्रिएट ना करें कि आप अपने दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हो। हम्म। एक बयानिया अब तो ये है कि नहीं, 5th जनरेशन वॉरफेयर है क्या कि हम्म। अवाम को अदारों से लड़ा दें। तो जब बड़े बड़े लीडर अगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करेंगे तो लाजमी बात है कि आप अवाम से उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। तो ये चीज़ें ठीक नहीं। जो रिटायर हो गया वो चला गया, हम्म। अपने अच्छे और बुरे का वो खुद ही जवाब जवाब देगा जब वक्त आएगा। तो यानी कि अब हम कह यानी दिए कि प्लान। खामोशी नीम रजामंदी समझा जाए, आप भी इत्तफाक करते हैं इमरान खान साहब की इस बात से? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब से जब भी मैं मिला हूँ, मैंने उनको कहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपना बयानिया हम्म। तब्दील करें। हम्म। जी, तो वो लेकिन वो असल में तो वो ये कहते हैं कि उनकी जो जितनी भी बातचीत है या जो भी इख्तलाफात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हैं, इस पीडीएम की हुकूमत के साथ या पीडीएम की जमातों के साथ तो उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। नहीं नहीं, अब ये मेरा नहीं ख्याल कि अब उनका ऐसा बयानिया है। हम्म। वो शुरू शुरू में उनको ज़रा थोड़ा सा जब हुआ था, जब नवाज शरीफ साहब को हटाया था या हट गए थे, तो उन्होंने भी इसी किस्म का कि मुझे क्यों निकाला हम्म। का बयानिया लेकर वो चले थे। हम्म। और फिर उन्होंने भी जो गुफ्तगू की थी वो कम नहीं थी इमरान खान साहब से। हम्म। और जो दीगर लोग कर चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, वो भी किसी से कम नहीं थी। वो लोग जो जो एस्टेब्लिशमेंट की गोद से पैदा हुए, उसी गमले से निकले, परवान चढ़े, आज वही खड़े होकर अगर ये गुफ्तगू शुरू कर दें तो कितने अफसोस की बात। इजाज़ुल हक साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि अब जो इख्तलाफात है अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के, अब वो दूर दूर हो चुके हैं? देखिए, ये मैं तो अंदर नहीं बैठा हुआ कि मैं बता सकूं आपको। मैं चाहता हूं कि ये दूर होने चाहिए, हम्म। आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। अगर कोई गिला शिकवा है या कोई रिजर्वेशंस है तो उनको क्लियर करना चाहिए। हम्म। अगर आप आपस में इख्तलाफ पैदा करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उससे मुल्क को नुकसान होगा।
फायदा किसी का भी नहीं होगा। तो ये जो अभी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम अभी भी साथ हैं, अभी भी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीडीएम की हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, तो ये जो ए पॉलिटिकल होने का कहा गया था, आपको क्या लगता है कि ए पॉलिटिकल है अभी एस्टेब्लिशमेंट या नहीं? देखिए, ए पॉलिटिकल तो उन्होंने साबित कर दिया। जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात हुए, अक्टूबर में ज़िमनी इंतखाबात हुए, तो उन्होंने साबित कर दिया कि हम इंटरफेयर नहीं कर रहे। हम्म। साफ-सुथरे, शफ़ाफ इलेक्शंस हुए, उन सीटों से पीटीआई जीत गई, जिन सीटों से हमें उम्मीद नहीं थी कि ये जीतेंगे। हम्म। तो इससे ज़्यादा और क्या एस्टेब्लिशमेंट करे अब? मतलब अब अगर चाहते तो उस वक़्त बहुत सी सीटों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकते थे, जी, लेकिन जो कि मतलब जिन लेकिन अभी तक जो पीटीआई है या इमरान खान साहब है, उनका यही है कि एस्टेब्लिशमेंट अभी भी पीडीएम को सपोर्ट कर रही है, या जो इमरान खान साहब चाहते हैं वो नहीं मान रहे, इसलिए वो ये कह रहे हैं, कोई तो वजह होगी। नहीं देखें, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत के मतहत है, हम्म। इसमें कोई शक नहीं। ये तो एस्टेब्लिशमेंट खुद कहती है हम्म। कि हम हुकूमत के मतहत हैं। अब वो क्या करें? मार्शल लॉ तो मुल्क के अंदर है नहीं, है डेमोक्रेसी, तो आपस में इख्तिलाफात को दूर करें ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब मुल्क को इतनी मुश्किलात आए, हम्म। तो पाकिस्तान के लिए कोई एपॉलिटिकल नहीं है। हम्म। अब पाकिस्तान की बात आ जाएगी, तो सारे स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिशियंस, पब्लिक, जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट, हम्म। दे हैव टू बी ऑन वन पेज। लेकिन तो इजाजुल हक मुल्क साहब, को खतरा है। इतनी भी सादा बात नहीं है और इतनी भी बरी उजुमा नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के आप ये कह दें कि वो किसी भी मामलात में नहीं। इमरान खान साहब तो एस्टेब्लिशमेंट से जो चाहते थे, या अभी भी उनकी कोई ना कोई शायद उम्मीद हो कि वो इलेक्शन की डेट लेकर देती उनको, तो शायद वो फिर ए पॉलिटिकल होते, ताकि सबको ग्राउंड इक्वल मिल जाता पॉलिटिकली। तो वो तो हुआ नहीं है, तो इसलिए शायद उनका ये कहना है कि वो इस वक्त पीडीएम के साथ है। देखिए, ग्राउंड तो इक्वल मिला हुआ है उनको। मरियम नवाज के केसेस खत्म हो गए हैं, इसहाक डार जो एब्सकॉन्डर थे वापस आ गए हैं मुल्क में। आज मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। हम्म। नवाज शरीफ साहब के भी केसेस मेरे ख्याल में अन करीब खत्म हो जाएंगे। हम्म। तो इक्वल प्लेइंग ग्राउंड तो आ जाएगा। हम्म। लेकिन क्या वो खेलना भी चाह रहे हैं कि नहीं खेलना चाह रहे, हम्म। ये सवाल है इस वक्त। जी, तो कि इमरान। आपको इक्वल प्लेइंग ग्राउंड दे दें, हम्म। तो क्या आप खेलेंगे या फिर भी आप महाजराई करेंगे? राइट, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो जो इलेक्शन की डेट इस्टेब्लिशमेंट से चाहते थे वो नहीं हुई, तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट को एटलीस्ट इलेक्शन के ऊपर कंसेंसस करवाना चाहिए था? आप जितना भी कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल हो गई है, बरी उजुमा है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख भी यही है, हकीकत भी यही है, इसको मानना भी चाहिए और इसी को आगे लेकर चलना चाहिए। देखिए, ये एस्टेब्लिशमेंट का काम तो नहीं है ना कि आपको डेटें लेकर दे। हाँ, एक एक कंसेंसस इवॉल्व करवाने का कोई हर्ज नहीं है, हम्म। इख्तिलाफात को दूर करवाने का कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न भी है। इस वक्त इकोनॉमी भी हमारी मुश्किल में है। हम्म। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई बरी-उज़्ज़मा नहीं है, हम्म। कोई ए पॉलिटिकल नहीं है पाकिस्तान के लिए। हम्म। तो अगर इससे हल निकलता है, तो फिर हर किसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। राइट, इजाजुल हक साहब, अगर मुआशी इमरजेंसी गवर्नमेंट लगाती है तो वो फौज के या स्टैब्लिशमेंट के इनपुट के बगैर मुमकिन नहीं है। उनका भी इनपुट होगा, और अगर मुआशी इमरजेंसी लग जाती है तो यानी कि इस्टेब्लिशमेंट भी राजी है कि मुआशी इमरजेंसी लगाकर इलेक्शन फिलहाल रोके जाएं, क्योंकि सिक्योरिटी और मुआशी चैलेंजेस है। बिल्कुल सही है। इसमें आपके अपने सिक्योरिटी और डिफेंस के मामलात में आपको अपनी एजेंसीज को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मौजूद है इस वक्त, वो भी इकट्ठे बैठते हैं। और अगर हुकूमत ने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई, तो एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेके लगाएंगे। जी, उसके बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। तो क्या इमरान खान साहब किसी सूरत ऑन बोर्ड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर देखें ना, अगर हम्म। खलूस नीयत के साथ बात करवानी चाहिए और अगर करवाएं, हम्म। तो मेरा ख्याल है कि ये एपीसी भी जो है, अगर हम्म। दोनों जमातें आपस में नहीं बैठ सकती थी, तो किसी तीसरे फरीक को चाहिए था कि वो बुला लेता हम्म। सबको, हम्म। अपने यहाँ बुला लेता, हम्म। तो सबने इकट्ठे हो जाना था। जैसे जनरल राहील शरीफ ने बुलाया था नवाज शरीफ की रिक्वेस्ट पर, और उस वक्त भी ये ऑप्शन आई थी और अभी भी ये हो सकता था, फिर किया क्यों नहीं गया? एक मरतबा नहीं बुलाया था, एक मरतबा नहीं बुलाया था, मुतअद्दिद मरतबा बुलाया गया। और माजी के अंदर भी
मुतअद्दिद मर्तबा इसके एग्जाम्पल्स आपके सामने है। एपीएस का मामला सामने है, धरने का मामला सामने है, जब प्राइम मिनिस्टर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट की थी कि आप बीच में सीज फायर करवाएं, और उन्होंने फिर दोनों फरीकों को पब्लिकली बुलाया था, छुप के नहीं। सबको पता था कि अभी ताहिर कादरी साहब गए मिलने, अब इमरान खान साहब गए मिलने, और फिर ये तय हुआ कि धरना जो है उससे खत्म कर दिया जाएगा। तो वो तो धरना पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा था जितना नुकसान पोलराइजेशन इस वक्त पहुंचा रही है। तो इस वक्त क्यों नहीं हम सबको इकट्ठा कर सकते? जी ठीक है, इसका मतलब क्या समझा जाए फिर? एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से नाराज है? ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अंदर की बात का पता नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सियासत नाराजगी से कोई फायदा। पाकिस्तान की सियासत के हर दौर देखा है आपने, हर दौर का हिस्सा रहे हैं और सीनियर सियासतदान है, आपको नहीं पता होगा, किसको पता होगा? देखिए, मैं नाराजगी की बात नहीं करता, रिजर्वेशंस की बात करता। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम। जी बहुत बड़ा हमारे साथ है इजाजुल हक साहब, सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, पाकिस्तान की सियासी और इस वक्त मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे थे। दैट्स ऑल टुनाइट, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।